and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about domicile based job quota, and this topic is important from our syllabus paper 1 essay point of view, and it is also important from our syllabus paper 3 governance, especially from the developmental process topic point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है जहां पे उनके चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा है कि ऑल गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ मध्य प्रदेश विल बी रिजर्व्ड फॉर चिल्ड्रेन ऑफ द स्टेट। उन्होंने यही टर्म यूज किया है, लेकिन इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि जो भी मध्य प्रदेश की नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, ऑल ऑफ देम विल बी नाउ रिजर्व्ड फॉर द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, स्टूडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश ओनली। अब इस पर काफ़ी सारा डिबेट स्टार्ट हो गया। इट हैज़ रेज्ड सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस ऑल्सो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी। इसी तरह का डिसीजन हाल फिलहाल में कुछ दूसरे स्टेट्स ने भी लिया है। फॉर एग्जांपल हरियाणा ने जुलाई में अनाउंस किया दैट 75% of the seats in local industries in Haryana will be reserved for the locals of Haryana। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नहीं है, प्राइवेट जॉब्स में भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर 75% सीटें, 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्व की जाएंगी। इसी तरह का एक अनाउंसमेंट इसी महीने अगस्त 5 को तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है, जहां पे उसने कहा है अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डिनेंस किसी भी लोकल इंडस्ट्री के अंदर 60% ऑफ द सीट्स फॉर स्किल्ड जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर द लोकल्स एंड 80% ऑफ द जॉब्स फॉर अनस्किल्ड जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर द लोकल्स। तो इस तरह का अनाउंसमेंट हाल फिलहाल में कई सारे स्टेट्स ने किया। इस कारण से मेजर डिबेट स्टार्ट हो गया है। अगर आप देखें तो इस तरह का डिमांड बाकी सारे स्टेट्स में भी चलता आ रहा है। अगर खासकर असम की बात करें तो असम के अंदर भी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा है कि सारी की सारी जो लोकल जॉब्स हैं वो असमीज लोगों के लिए रिजर्व की जाएं, लेकिन अभी तक इस डायरेक्शन में कोई स्टेप नहीं लिया गया है। अब जरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखते हैं कि क्या है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 16 है दैट टॉक्स अबाउट राइट रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 जरा देखते हैं। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ in matter of public employment and it prohibits the state from discriminating on the ground of place of birth or residence। तो सरल शब्दों में बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्टिकल 16 बात करता है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सरकार प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, रेजिडेंस के बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि ये इंसान इस पर्टिकुलर जगह को बिलोंग करता है तो इसको हम सरकारी नौकरी देंगे और दूसरों को नहीं देंगे। आर्टिकल 16(2) इसी बात को और स्पेसिफिक तरीके से कहता है that states that Article 16(2) states that no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence or any of them will be ineligible or discriminated against in respect or any employment or office under the state। कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर तक का पोस्ट हो या कोई भी सरकारी ऑफिस हो या एम्प्लॉयमेंट हो, उस एम्प्लॉयमेंट के लिए या उस ऑफिस के लिए किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम इस पॉइंट पे बात करें, रेजिडेंस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 16 एंड सब क्लॉज 2। लेकिन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में कुछ एक एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, जहां पे कहा गया है कि पार्लियामेंट में मेक अ लॉ प्रिस्क्राइबिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस फॉर जॉब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट। दिस पावर वेस्ट सोली इन पार्लियामेंट नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझते हैं। देखो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है कि कोई एक एरिया बहुत पिछड़ा हुआ हो,
उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लोकल लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16(3) में लिखा है। 16(2) तक में तो ये लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन 16(3) में थोड़ा एक्सेप्शन दे दिया है इसी कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कहा है कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा सकता है टू द गवर्नमेंट जॉब्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। लेकिन ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा उन पिछड़े लोगों को, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स को ये पावर नहीं है कि वो किसी भी पर्टिकुलर तरह के लोगों को रिजर्वेशन दे दें ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। हाँ, एक स्पेशल प्रोविज़न इसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी है, अंडर आर्टिकल 371D, दैट सेज दैट आंध्र प्रदेश हैज़ पावर टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल कैडर इन स्पेसिफाइड एरियाज। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था उसी टाइम में ये पॉइंट इंसर्ट किया था। आंध्र प्रदेश के आसपास के कुछ एरियाज़ में, कुछ एक लोकेलिटीज़ में काफ़ी बैकवर्डनेस होने के कारण उन लोकेलिटीज़ में, उन पॉकेट्स में कुछ सीटें, गवर्नमेंट जॉब्स की सीटें रिजर्व करने को अलाउ किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 371D। लेकिन ये तो आंध्र प्रदेश की बात है। ये जो 3 स्टेट हैं इस पर्टिकुलर केस में जिसको हम पढ़ रहे हैं, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स कैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन, हाउ सम स्टेट्स लाइक दीज आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। क्योंकि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस प्रोवाइड करने का अधिकार तो बस पार्लियामेंट के पास है। उसके अलावा थोड़ा बहुत प्रोविज़न लाया गया फॉर आंध्र प्रदेश, बट दीज 3 स्टेट्स आर ऑल्सो कमिंग अप विथ लॉज टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द लोकल पीपल। लेट अस सी हाउ। लुक, दे आर प्लेइंग विद द लैंग्वेज। वो लैंग्वेज को वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब लैंग्वेज को ज़रा देखते हैं, लैंग्वेज किस तरीके से वो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो भी समझते हैं। आर्टिकल 16(2) states that no citizen shall, on the grounds only of religion, race, caste, sex, descent or place of birth, will be discriminated। अब ये इस ओनली वर्ड पे खेल रहे हैं, इस ओनली वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। कह रहे हैं कि देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी इंसान के खिलाफ बस इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है, रेस को बिलोंग करता है या पर्टिकुलर जगह पे उसका जन्म हुआ है, बस इस ग्राउंड पे नहीं हो सकता, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो, हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल लोगों को, क्योंकि लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अच्छे से काम करना है तो आपको लोकल लैंग्वेज जानना होगा, और इस कारण से हम लोकल लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको हम सिर्फ वो लोकल हैं इसलिए प्रेफरेंस दें। इस बात को आपको समझना होगा कि सिंस ऐसा नहीं है कि ये लोग मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, सिंस दे आर लिविंग इन मध्य प्रदेश, बस इस कारण से हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। We are providing them reservation because these people know the language of local language of मध्य प्रदेश और तेलंगाना और हरियाणा, जो भी स्टेट अपना अपना रिजर्वेशन ला रही है, वो यही आर्गूमेंट दे रहे हैं। सो बात को समझो फिर से। वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश में रहते हैं, हम इसलिए रिजर्वेशन दे रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश में रह करके यहाँ के लोकल लैंग्वेज और लोकल कल्चर को समझते हैं। सो इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन। अब ये लैंग्वेज पे खेल रहे हैं, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। ज़रा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या ओपिनियन रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के 2 केसेस आए हैं। पहला केस था डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 1984। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि रिजर्वेशन फॉर लोकल पॉलिसीज इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस तरह का लॉ लाना संविधान के खिलाफ है। उसके बाद फिर सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी वापस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोवाइडिंग एनी स्पेशल प्रिविलेज टू द लोकल्स इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो इस केस में हुआ क्या था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया था उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने तेलुगु मीडियम में पढ़ाई की थी। तो फिर इस पॉलिसी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोगों को आप एक्स्ट्रा वेटेज दे रहे हैं। तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आंध्र प्रदेश सरकार की इस पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन किया। उसने कहा कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिस पे या एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को आप एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दे सकते इन प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट जॉब।
तो दोनों ही केसेस में अगर हम समरी देखें, अगर कंक्लूजन देखें, तो यही पाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है एनी पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स एनी प्रेफरेंस टू द लोकल पीपल एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड। और इस पर्टिकुलर केस में भी जहाँ पे हरियाणा, तेलंगाना या मध्य प्रदेश लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन लेकर के आ रही है, मोस्ट लाइकली द सुप्रीम कोर्ट विल स्ट्राइक डाउन द स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट इनको 100% स्ट्राइक डाउन करेगी ही, बोलेगी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर भी सरकारें लेकर के आती हैं, वो इसलिए लेकर के आती हैं ताकि पॉपुलर सपोर्ट मिल पाए, लोगों का सपोर्ट मिल पाए उनको। कम से कम लोगों को तो ये कह सकते हैं सरकार कि देखो हम तो अपने तरफ से आपके लिए रिजर्वेशन लेकर के आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सो इट इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक, आई वुड से, फॉर पॉपुलर सपोर्ट, नथिंग मोर देन दैट। इवन इफ दे पास दिस लॉ, दिस विल बी स्ट्रक इन सुप्रीम कोर्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में एक तरह का सवाल आया था, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, रिस्ट्रेन, कंपटीशन, आइडियोलॉजी। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एंड यू कैन गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next topic is taken from international segment. It is about political crisis going on in Mali, and this topic is important from our prelims exam point of view, और मेंस में आप इसको फिलर पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली आपसे माली पॉलिटिकल क्राइसिस सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अगर मान लो अफ्रीका के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे कभी सवाल आ जाए तो आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है। देखो, माली के प्रेसिडेंट बौबकर कीता, इज़ द मालीज प्रेसिडेंट बौबकर कीता, इनको फोर्सफुल तरीके से रिज़ाइन करने पे मजबूर किया गया। ही वॉज फोर्स टू रिज़ाइन फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप बाय द मिलिट्री लीडर्स ऑफ माली। तो एक तरह की मिलिट्री कू हुई है, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, जहाँ पे इनको फोर्सफुली बोला गया कि आप रिज़ाइन करें, और वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, आर्मी जनरल्स हैं, उन्होंने पावर कैप्चर कर लिया अपने हाथ में। इनके ऊपर इल्ज़ाम है, इनकी सरकार के ऊपर लोगों का इल्ज़ाम है, पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर पास्ट 2-3 मंथ्स, लोग इनसे खुश नहीं हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, करप्शन एंड राइजिंग टेररिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। तो इनकी सरकार इन सब चीज़ों को रोकने में अभी तक नाकामयाब रही है पिछले 2-3 महीनों से। इस कारण से लोग प्रोटेस्ट करने पे उतर आए, और अब इसी कारण से वहाँ की जो आर्मी है उसने इनको फोर्सफुली रिज़ाइन करा दिया है। अब रिज़ाइन करने के अलावा प्रेसिडेंट और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोबाओ सीसे, ये हैं प्राइम मिनिस्टर बोबाओ सीसे और ये हैं प्रेसिडेंट बौबकर कीता, इन दोनों को आर्मी ने अरेस्ट भी कर लिया है, डिटेन भी कर लिया है। अब इस पे यूनाइटेड नेशन ने रिस्पॉन्स दिया है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स ने कहा है दैट दीज 2 लीडर्स मस्ट बी रिलीज्ड इमीडिएटली विथ अनकंडीशंस और अनकंडीशनल रिलीज, मतलब इनको जल्द से जल्द बिना किसी कंडीशन के रिलीज़ किया जाए, बिकॉज इट इज़ ए काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्ट, मिलिट्री कू। आप फोर्सफुल तरीके से 2 इलेक्टेड लीडर्स को आप इस तरह से अरेस्ट करके नहीं रख सकते, डिटेन करके नहीं रख सकते। और इसी मुद्दे पे अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है आज, और हो सकता है कि इस पे जल्द से जल्द कुछ एक्शन ले लिया जाए और यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्स माली के अंदर भेज दे। एक बात आप समझो, माली कॉलोनी रह चुका है फ्रांस का, और फ्रांस एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये जो लीडर्स हैं दे वेयर प्रो फ्रेंच लीडर्स, तो ये फ्रांस के सपोर्ट से ये लीडर्स बने थे, और ये प्रो फ्रांस पॉलिसी, प्रो यूरोप पॉलिसी हमेशा लाते रहे अपने देश में। तो जब इनको हटाया गया है तो नेचुरली फ्रांस इसको पसंद नहीं कर रहा, और फ्रांस अब जल्दी से जल्दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो सकता है कि वो एक रिजोल्यूशन ला दे अगेंस्ट दिस मिलिट्री कू। अब माली चूँकि इस साल न्यूज़ में रहा है, तो हो सकता है माली से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट माली। माली इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। देखो, माली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी कैपिटल सिटी है बमाको, यहाँ देखो बमाको, एंड दिस बमाको कैपिटल सिटी ऑफ माली इज़ ऑन नाइजर रिवर। ये देखो नाइजर रिवर। माली के नदर्न साइड में सहारन डेजर्ट है, जबकि सदर्न साइड में नाइजर एंड सेनेगल 2 इम्पॉर्टेंट नदियां हैं। माली के अगर बॉर्डर कंट्रीज़ को देखा जाए तो यू विल सी अल्जीरिया इन द नॉर्थ ईस्ट, यू विल फाइंड नाइजर इन द ईस्ट, यू विल फाइंड बुर्किना फासो इन द साउथ ईस्ट, आइवरी
coast in the south, Guinea in the southwest, and Senegal in the west, and Mauritania in the northwest. अगर माली के अंदर बात की जाए गोल्ड प्रोडक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व है जो माली के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो माली अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। दूसरे नंबर पे आता है घाना, और तीसरे नंबर पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर माली इज़ द गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट एट द थर्ड नंबर आफ्टर साउथ अफ्रीका एंड घाना। The next article is taken from national segment. It is about National Recruitment Agency. This topic is important from our syllabus, paper 3, governance point of view, especially the subtopic education point of view. तो देखो, ये न्यूज़ आर्टिकल कहता है कि कल यूनियन कैबिनेट ने एक मेजर फैसला लिया है, जिसमें उसने फैसला लिया है कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी। एक नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एक रिक्रूटमेंट की एजेंसी बनाई जाएगी, और इस रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का पर्पस होगा टू स्क्रीन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट। तो जो भी ग्रुप बी या ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बैंक्स के, रेलवेज के या SSC के, उन सब के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट्स को, मतलब उनका PT लेवल का एग्ज़ाम ये CET कंडक्ट कराया जाएगा, और उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके बारे में और बात करेंगे आगे, इससे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, ये CET एग्ज़ाम साल में 2 बार कराया जाएगा, और अभी के लिए SSC को, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS को इसके साथ उसका, इन तीनों का बेसिक एग्ज़ाम, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है SSC का, RRB का या IBPS का, वो मिला दिया गया है और उसको नाम दिया गया है CET। आने वाले टाइम में बाकी सारे भी बोर्ड्स इस तरह से मिलाए जाएंगे। सो दिस CET के अंदर मोर एंड मोर बोर्ड्स विल बी brought later on. It will be expanded in phased manner in later stage. अभी के लिए SSC का ग्रुप बी, RRB का ग्रुप बी, ग्रुप सी और IBPS का ग्रुप बी और ग्रुप सी का नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अब एग्ज़ाम होगा, PT एग्ज़ाम होगा, उसका नाम होगा CET. दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट ऑल द 3 लेवल्स, ग्रेजुएट लेवल, 12th पास लेवल एंड 10th पास लेवल। जैसे जैसे इनका अलग अलग लेवल पे एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, ग्रुप सी का एग्ज़ाम इनका 10th लेवल पे भी होता है, तो वो सब PT लेवल का एग्ज़ाम ये CET में होगा। एंड दिस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। तो अब ज़रा समझते हैं, इस बात को और अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये CET क्यों लाया गया है, कैसे ये काम करेगा, इस फिगर की मदद से समझते हैं। देखो, अभी तक कैसा था कि एक स्टूडेंट है, मान लो, अब इस स्टूडेंट को अगर बैंक में जाना है तो बैंक का पहले फॉर्म भरता है, IBPS जो फॉर्म निकालता है, फिर वो बैंक का फॉर्म भरता है, उसका PT एग्ज़ाम देता है, फिर उसका सेकंड लेवल का एग्ज़ाम देता है, फिर इंटरव्यू देता है, फिर अगर पास हो गया तो बैंक में जाता है। अगर वही स्टूडेंट को रेलवे का एग्ज़ाम देना है तो फिर वो रेलवे का RRB बोर्ड द्वारा रिलीज़ किया हुआ एग्ज़ाम का पहले PT देगा, फिर सेकंड स्टेज एग्ज़ाम देगा, फिर इंटरव्यू देगा। वैसे ही SSC में अगर उसको जाना है, मान लो गवर्नमेंट के किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप B या ग्रुप C सर्विसेज को ज्वाइन करना है, तो पहले वो SSC का PT देगा, फिर वो उसका सेकंड स्टेज एग्ज़ाम देगा, फिर वो इंटरव्यू देगा। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए उसको अलग अलग तैयारी करनी है, सबके लिए अलग फॉर्म भरना है, सबके लिए अलग सिलेबस तो उसको प्रिपेयर करना है, अलग अलग शहरों में जाकर के एग्ज़ाम देना है, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए उसको एग्जामिनेशन फ़ीस भरना है। तो इस कारण से कि स्टूडेंट को बेवजह का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अब क्या किया गया है कि अब इस स्टूडेंट को कहा गया है, अब इसको एक कॉमन एग्ज़ाम देना है, जिस एग्ज़ाम का नाम है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों बोर्ड IBPS, RRB या SSC ख़त्म हो गए। पहले ये क्या करता था, तीनों का अलग अलग PT देता था, अब उन तीनों के PT को मिला करके एक बना दिया गया CET। अभी भी ये बोर्ड्स होंगे। अब एक बार ये CET पास कर जाएगा तो CET का पास करने का क्या है कि CET आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका एक स्कोर प्रिंट होकर के आएगा, उस स्कोर के बेसिस पे IBPS आपको बुला सकता है फॉर सेकंड स्टेज एग्ज़ाम, RRB में अगर आपने फॉर्म भरा तो वो आपको बुला सकता है फॉर सेकंड स्टेज एग्ज़ाम, और SSC में अगर आपने फॉर्म भरा तो वो आपको बुला सकता है फॉर सेकंड स्टेज एग्ज़ाम। तो सरल शब्दों में अगर मैं एक बार में बताऊं तो इनका जो PT अलग अलग होता था, तीनों का अलग अलग प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता था, फेज 1 एग्ज़ाम, उसको कंबाइन करके CET कर दिया गया है, और CET एक स्टूडेंट देगा, उसके स्कोर के बेसिस पे सेकेंड स्टेज के लिए डायरेक्टली ये बोर्ड अपने
स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे। सेकंड स्टेज के लिए IBPS कॉल करेगा फॉर बैंक जॉब्स, RRB कॉल करेगा फॉर रेलवे जॉब्स एंड SSC कॉल करेगा फॉर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, नॉन टेक्निकल ऑफ कोर्स। अभी देखो CET के बारे में थोड़ा और समझते हैं। CET हर साल 2 बार कराई जाएगी साल में, और स्टूडेंट उसका जब तक एज परमिट करता है, जो भी एज लिमिट है 30 साल 32 साल, जब तक एज परमिट करता है तब तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार एग्ज़ाम दे सकता है। एंड CET स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो एक बार जब CET का स्कोर जनरेट हो गया तो वो स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा, और बेस्ट स्कोर विल बी काउंटेड फॉर द रिक्रूटमेंट। मान लो कि आपने इस साल CET का एग्ज़ाम दिया और 100 में से आपके आए 60 नंबर, फिर 6 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम होगा, उसमें आपके 100 में से आए 55, तो आपका जो पहला वाला मार्क्स था 60 नंबर वाला, वही काउंट होगा आने वाले 3 सालों तक के लिए। मतलब 3 साल तक के लिए आपका जो हाईएस्ट स्कोर है वो वैलिड रहेगा। 3 साल के बाद वो फिर लैप्स कर जाएगा। और इस तरीके से आप CET के स्कोर के बेसिस पे आप PT फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं IBPS, RRB एंड SSC, और वो डायरेक्टली आपको कॉल कर सकते हैं फॉर सेकेंड स्टेज एग्जाम्स। The next article is taken from Assam segment. It is regarding leasing of Guwahati Airport, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam infrastructure point of view. देखते हैं न्यूज़ आर्टिकल क्या है। तो देखो, यूनियन कैबिनेट ने एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। अपार्ट फ्रॉम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कल यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें यूनियन कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि हमारे देश के 3 एयरपोर्ट्स, जयपुर की एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट एंड Thiruvananthapuram Airport. These 3 airports will be given to a private player for 50 years लीज। तो अभी तक ये एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रहा था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन अब आने वाले 50 सालों के लिए इसको एक प्राइवेट ऑपरेटर को लीज पे दिया जाएगा फॉर मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो इस तरीके से अब ये 3 एयरपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में रन करेंगे। और वो जो प्राइवेट प्लेयर है जिनको ये 3 एयरपोर्ट्स दिए गए हैं फॉर रनिंग, वो है अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। और इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? ऑफ कोर्स एफिशिएंसी आएगी सर्विस में, और एक्सपर्टाइज होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा से प्रोफेशनलिज्म लेकर के आता है, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब गुवाहाटी एयरपोर्ट और भी ज़्यादा एक्सपैंड होगा और उसमें और भी ज़्यादा सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाएंगी। Let us see some prelims related factual information that came in the newspaper. Through the Decentralization and Inclusive Development of All Regions Act 2020, the Andhra Pradesh government provided for 3 seats of governance. Legislative Assembly अब उनकी होगी अमरावती में, जबकि जुडिशियल कैपिटल मतलब हाई कोर्ट होगा कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, एंड एग्जीक्यूटिव कैपिटल मतलब गवर्नमेंट्स और उनके ऑफिसेज, चीफ मिनिस्टर ऑफिसेज वगैरह होंगे विशाखापट्टनम में। जम्पुई हिल इज़ द हाईएस्ट हिल रेंज इन त्रिपुरा, while highest peak is Betling Chip. और ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज फुलदुंगसाई विलेज ऑन दिस हिल, जम्पुई हिल, was disputed between Tripura and Mizoram recently. 5th World Conference Speakers of Parliament has happened. It was a 2-day conference and it is being organized jointly by Inter-Parliamentary Union of Geneva and Parliament of Austria with support of United Nations. It was held in virtual mode and the theme of conference is Parliamentary Leadership for more effective multilateralism that delivers peace and sustainable development for the people and planet. The Cabinet Committee on Economic Affairs fixes fair remuneration price on sugar cane on recommendation of Commission for Agriculture Cost and Price CACP. इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से सुनो। देखो, इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में 2015 में ऑलरेडी सवाल आ चुका है। तो देखो, जैसे फार्मर्स के लिए एमएसपी डिसाइड करती है सरकार, लगभग 25-26 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिसाइड करती है सरकार, वैसे ही शुगर केन के लिए एमएसपी नहीं होता है। शुगर केन के लिए जो प्राइस होता है उसको हम कहते हैं एफआरपी, फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस। और फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस एमएसपी की तरह ही होता है, लेकिन ये शुगर केन के लिए स्पेशली ये टर्म यूज करते हैं। और ये फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस फिक्स करती है, फाइनलाइज करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जैसे एमएसपी फाइनलाइज होती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा, वैसे एफआरपी भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ही फाइनलाइज करती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमीशन जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। तो देखो, CACP रिकमेंड करता है कि एमएसपी कितना होना चाहिए, फाइनली वो अप्रूव करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। वैसे ही CACP रिकमेंड करता है कि एफआरपी कितना होना चाहिए फॉर शुगर केन, और फाइनली वो अप्रूव करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स।
That's all from our side for today. Thanks for watching.